हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है देख सकते हैं एंथैल्पी को लेकर है, जिसे एच से हम दर्शाते हैं। साथ में हम एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में भी चर्चा करेंगे बच्चों। चाहे आप 11th क्लास में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपकी सिलेबस में यदि एंथैल्पी है तो आपको कितना लिखना वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एंथैल्पी आखिरकार है क्या। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं आपसे कहूँ कि ऊर्जा नाम की चीज दुनिया में है, सही है ना। और ऊर्जा का ही एक रूप है ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब क्या है, जैसे आप कहीं पे आग जल रहा है तो आप उससे ऊष्मा प्राप्त करते हैं, तो ऊर्जा का ही रूप है ऊष्मा। और ऊष्मा का ही एक नया नाम दे दिया गया बच्चों, एंथैल्पी। एंथैल्पी देखो, जैसे हम ऊष्मा हर जगह देते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए ताप देते हैं, मतलब ऊष्मा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, वहां पे कार्य संपन्न होता है। लेकिन जैसे हम कुछ चीजों के अध्ययन करने के लिए उसका नाम अलग रख देते हैं, जैसे बच्चे का घर का नाम कुछ अलग है और वही यदि विद्यालय में देखा जाए तो उसका नाम कुछ अलग हो जाता है। प्यार से कुछ लोग और अलग से बुलाते हैं, जिसको जो आसान लगता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक बड़े चतुर चालाक थे, बोले सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए हम एक एंथैल्पी शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये एंथैल्पी शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। जैसे मान के चलते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी खुले सतह पर हो रही है, संपन्न हो रही है। मान लो भैया एक पात्र है, थोड़ा समझो बेसिक चीज, तब आपको समझ में आएगा एंथैल्पी है क्या। अब ये चीज है कि बच्चों, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है एक पात्र में खुला है, और खुला का मतलब ये है कि यहाँ का जो दाब है वो दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। और सबको पता है कि वायुमंडलीय दाब जो है बच्चों स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। तो स्थिर होता है और इस स्थिर दाब पर अभिक्रिया संपन्न हो रही है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हम किसी भी खुले पात्र को लेकर उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वायुमंडलीय दाब के आधार पर वो खुले पात्र पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। मतलब ये निष्कर्ष निकला कि निकाय का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अर्थात वायुमंडलीय दाब यदि स्थिर है तो इस निकाय का जो दाब है वो स्थिर है। दाब क्या है बच्चों? स्थिर है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराई जाए और उसमें दाब नियत हो, आयतन स्थिर हो भी सकता है, ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दाब है वो स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर दाब पर। तो भाई जब स्थिर दाब पर किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराई जाती है, तब उसमें जो ऊष्मा का मान होता है, उस ऊष्मा को पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। इसलिए भैया हम कहते हैं कि सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए नए शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे किसी बच्चे का नाम कठिन है, उसको साधारण रूप से नया नाम गोलू मोलू टोलू कुछ भी रख करके, है ना, उसे जानने का कोशिश करते हैं। ये सब कुछ आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। आपके घर में भी ऐसे छोटे बच्चे होंगे, माँ कुछ और नाम से बुला रही होगी, पापा कुछ और नाम से बुला रहे होंगे, है ना, भाई कुछ और नाम से, विद्यालय में जो साथीगण वो कुछ और नाम से। तो ऐसे ही होता है केमिस्ट्री में भी। जो एंथैल्पी शब्द आ गई वो ऊष्मा का ही रूप है, जिसे पूर्ण ऊष्मा कहते हैं या एंथैल्पी, अर्थात निकाय के अंदर की कुल ऊष्मा। वो भी कब बच्चों? जब दाब स्थिर है। किसी निकाय का दाब स्थिर हो तब उसके अंदर जो कुल ऊष्मा है उसी को फलन पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी का हम नाम देते हैं, जो कि किसके बराबर होता है? एंथैल्पी जो होता है बच्चों, H का मान E मतलब उस निकाय का कितना ऊर्जा है, और उस निकाय पर दाब जो स्थिर है, दाब स्थिर मैं कह रहा हूं, और आयतन कितना है उसके गुणनफल के योग के बराबर होता है। यानी स्थिर दाब पर, दाब को हमने कहा स्थिर है, स्थिर दाब पर जो एंथैल्पी का मान है, जो एंथैल्पी का मान H का मान है, वो आंतरिक ऊर्जा है ना, उस पर दाब और आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होता है बच्चों। यही एंथैल्पी है। तो इस फार्मूले से आप तैयार कर सकते हो। देखो जरा, यहां भी फार्मूला निकल कर आ रहा है। H बराबर, H जो है एंथैल्पी है, वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा, और जो दाब स्थिर है उस दाब की तथा उस निकाय के आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यानी स्थिर दाब पर किसी निकाय की पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा, उसके दाब और आयतन के, यहाँ पे बीच में गुणा है तो गुणनफल के, फिर योग है तो योग के बराबर होता है। इसे H से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने वाला हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मान लीजिए एक निकाय था, है ना, इस निकाय में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो ही रही है ना। तो किसी स्थिति पर जब दाब मान लीजिए स्थिर है, दाब तो स्थिर रहेगा,
तो एक कंडीशन है कि इस पर जो H1 एंथैल्पी मान के चलता हूं, आयतन V1 है और आंतरिक ऊर्जा E1 है। दाब हमारा कांस्टेंट है, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बच्चों यदि ये ऊष्मा ग्रहण कर ले, समझ रहे ना, इसी दाब पर निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण करने के कारण, यदि मान लीजिए निकाय जो ऊष्मा ग्रहण कर ले, क्या कर ले, ऊष्मा, कहीं ना कहीं से दाब स्थिर है, ऊष्मा ले लिया, इसको हम गर्म कर दिए, मान लो ऊष्मा ग्रहण करने के बाद इसका जो एंथैल्पी है कितना हो जाएगा, H2, आयतन V2 और आंतरिक ऊर्जा भी कुछ ना कुछ यदि परिवर्तन हो जाए तो E2 हो जाएगा। ये चीज तो मैं कह सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने माना कि माना स्थिर दाब पर किसी निकाय का प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी H1, आंतरिक ऊर्जा E1 तथा आयतन V1 है, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, H बराबर यानी एंथैल्पी बराबर, जो एंथैल्पी है वो आंतरिक ऊर्जा E1 लेके चलता हूं, दाब स्थिर है और आयतन V1 है, इसको समीकरण 2 दे देता हूं। समीकरण 1 से ही लेके चला हूं, अलग से मैंने नहीं लिया, ठीक है। और यदि मैं कह दूं कि निकाय के ऊष्मा ग्रहण कर लेने, मतलब दाब नियत ही है भाई, इसी दाब पर यदि जो दाब है, दाब नियत होने पर निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण करने से, निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण करने पर निकाय का एंथैल्पी लाइट आता जाता है। एंथैल्पी कितना हो जाएगा, H2, आंतरिक ऊर्जा कितना हो जाएगा बच्चों, E2 तथा आयतन V2 हो जाता है, आयतन V2 हो जाता है। तब समीकरण 1 से ही लेकर चलेंगे, तब समीकरण 1 से H के जगह H2 हो जाएगा, नहीं दिख रहा आपको, अब दिखेगा, ठीक है। E के जगह E2 हो जाएगा, P स्थिर है, V के जगह V2 हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। अब कितना परिवर्तन हुआ इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है यदि, तो समीकरण अधिक वाले में से कम वाले को घटाना है, तो यहाँ पर एंथैल्पी अधिक होगा क्योंकि ऊष्मा ग्रहण किया है भाई, कुल निकाय की ऊष्मा ही एंथैल्पी है, निकाय की कुल ऊष्मा ही एंथैल्पी है, ठीक है। तो समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दो बच्चों, तो जब घटाओगे तो आपका बन जाएगा H2 माइनस H1, इधर हो जाएगा E2 माइनस E1 प्लस में PV2 माइनस PV1, ऐसे ही होगा ना, अलग से तो कुछ आएगा नहीं। इसके आगे का कंसेप्ट क्लियर करो, ये H2 माइनस H1 डेल H हो जाएगा, बराबर ये डेल E हो जाएगा, और P को बाहर ले लो तो V2 माइनस V1 ऐसा ही होगा, मतलब डेल H बराबर डेल E प्लस P डेल V हो जाएगा। ये चीज़ है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि जहां डेल H क्या है, जहां डेल H एंथैल्पी में परिवर्तन है, ठीक है, एंथैल्पी में परिवर्तन है। डेल E क्या है बच्चों, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये क्या है, डेल E है। वह डेल V निकाय के आयतन में परिवर्तन है, निकाय के आयतन में परिवर्तन है, निकाय के आयतन में परिवर्तन है, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा एंथैल्पी परिवर्तन प्राप्त हो चुका है। यदि एंथैल्पी का क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एंथैल्पी में परिवर्तन पूछा जाए तो शॉर्टकट में बच्चों इतना आप कर देते हैं तो आपको बराबर नंबर मिल जाएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके बोर्ड एग्जाम तो आपको नहीं कह सकता हूँ 11th क्लास में, मतलब एनुअल एग्जाम में कैसा पूछा जा सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वीडियोज मिलते हैं। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ बच्चों, हमारे द्वारा नोट्स प्रोवाइड किया जाता है जिसका चार्ज 100 रुपीज़ लगता है, 100 रुपये चार्ज है एक सब्जेक्ट के, है ना, एक सब्जेक्ट के 100 रुपये चार्ज। बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।